आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुति में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेछा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही हंसमुख स्माइलिंग पर्सनालिटी। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ज़िंदगी की इतनी मुश्किलों से ये उभर कर आज यहाँ तक, इस स्टेज तक हमारे साथ पहुँची हैं। इन्होंने अपनी जीवन का एक मिशन बना लिया है कि अपनी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, अपनी मन की इस खुशी के माध्यम से वो दुनिया के हज़ारों लोगों तक पहुंचना चाहती हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। ये एक हीलर हैं, मेडिटेशन करती हैं, अपना खुद का एक फाउंडेशन रन करती हैं, कई साल एयर इंडिया के साथ जुड़ी रही इन अ वेरी सीनियर पोजीशन। आज अपने इस मिशन को पूरी दुनिया तक लेकर जाने के लिए हमने आज उन्हें हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि इस माध्यम से वो आज हज़ारों लोगों तक पहुँचे, उन्हें बताएं कि वे कितना खूबसूरत काम कर रही हैं और उससे भी ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि वो यहाँ पर हैं, वो आपकी बात सुनने के लिए आज यहाँ पर आपसे जुड़ना चाहती हैं। ये वे अपने लाइफ का एक मिशन बनाकर आज हज़ारों लोगों की तकलीफ़ से जुड़कर उन्हें बाहर उभार कर उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी देने की जो सार्थक कोशिश कर रही है, दूरदर्शन आज उनका साथी बनना चाहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में सोफिया रॉय चौधरी जी। हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं। जैसे कि मैंने आज आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एक हीलर हैं, आप काउंसलिंग करती हैं, आप स्पेसिफिकली ग्रीफ काउंसलिंग करती हैं, आप लेखक हैं, आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिख चुकी हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, आपकी एक किताब भी आने वाली है। आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेती है? यू आर अ सुपर वुमन। तो इस बैलेंसिंग एक्ट के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। शुक्रिया पूनम जी, आपने बहुत कुछ कहा। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं ज़िंदगी के लम्हों को मुड़कर देखती हूँ तो उसमें कोई रिग्रेट नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सार्थक थी। तो ये कैसे कर पाती हूँ मैं? तो जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा ने, द डिवाइन पावर सोर्स ने सबके अंदर बहुत ही सुंदर बुद्धि दी है और हर चीज़ हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ कर सकते और कुछ नहीं कर सकते? सबसे पहले जो हम करते हैं और कर सकते हैं वह है जो हमारे दिल को खुशी देती है। और दूसरी बात है कि जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग कुछ पसंद करते हैं करना, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको आर्थिक दृष्टि से देखना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं या और कोई उनकी मजबूरी होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर पाते हैं, जो उनको पसंद है वह कर पाते हैं। कि कुछ चीज़ें हैं जो अनिवार्य हैं, करनी ही पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो हम बाद में कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी जब फुर्सत मिले तब कर सकते हैं जी। तो ये जो फुर्सत की बात है ये कभी बहुत लंबी हो जाती है और हम फुर्सत के वो पल, वो लम्हे ढूंढते रहते हैं जी, और वो आते नहीं हैं। तो हमारी इस बिज़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें वो फुर्सत के पल चुराने हैं। और वो किस तरह से चुराने हैं? अपना अनिवार्य रोज़ का काम फटाफट ख़त्म करना है जी, और अपने लिए कुछ समय बनाना है। तो ये समय ऐसा बन सकता है कि जब हम अनडिस्टर्ब्ड हों, हमारा मन, हमारा चित्त शांत हो जी, और हम उस चीज़ के लिए समर्पित हों। तो किस तरह से समर्पित होंगे? जब हमारे दिमाग में घूमता रहेगा ये करना है, वो करना है, और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नो देयर इज़ नो टाइम टू डू दिस। तब हमने अपनी एक कोई फेवरेट जगह में जाना है, चाहे वो अपना गार्डन हो या बेडरूम हो या छत के ऊपर हो या पेड़ के नीचे, जहाँ हम खुद का स्पेस ढूंढना है, एक स्पेस ढूंढना है और वो स्पेस हमारी स्पेशल स्पेस बन जाए। अच्छा। जब भी हम चाहे
हम उस जगह में जाकर हम एकांत महसूस कर पाएँ और कुछ पल हम अपनी आंखें बंद कर और कुछ पल हम आराम से श्वास ले, तब क्या होगा, हम अपने अंदर सेटल हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे जी। और तब हमें ऐसा लगेगा नहीं, हमारे पास टाइम है, वो सब चीज़ें भी हैं जो करनी है, लेकिन अब इस वक्त मुझे ये करना है जी। और तब मैं खुशी खुशी आराम से उसे अपनी पूरी अटेंशन, अपना पूरा फोकस देकर मैं सुंदर तरीके से उसको संपन्न कर सकती हूँ। और इसी तरह से हमारे दिन में 24 आवर्स 24 घंटे हैं जी। उसमें हम अपना समय डिवाइड कर ये काम, हर काम कर सकते हैं जो हम चाहें जी। आई थिंक ये जो आपने टेक्निक अभी बताया या ये जो आपने अभी चीज़ बताई कि आप स्पेस में अपनी जाकर बैठ जाओ, ये इससे हमें हमारी अंतर मन की बात सुनने की जो क्षमता मिलती है, आई थिंक वो भी बहुत एनहांस होती है। बिकॉज जब आपके माइंड में वो क्लटर नहीं होता दिन भर का कि दौड़ भाग, मुझे आज ये काम करना है, मुझे ये करना है, बट जब आप में इंसान में वो ठहराव आ जाता है, तब हम शायद हमारे अंतर मन की बात सुनने में थोड़े से शायद सफल हो जाते हैं। और इसी को फिर हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तो आप एक अकम्प्लिश्ड, जिसे मैं कहना चाहती हूँ, मेडिटेशन भी आप सिखाती हैं। मेडिटेशन आपके हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे हम ना केवल एज कॉन्शियस बीइंग्स हम मेडिटेशन यूज़ करके इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, बट आप उन लोगों से भी बात करती हैं और हीलिंग करती हैं जो कि बोल नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट्स जो कोमा में हैं, आपके प्रोफाइल में मैंने पढ़ा है कि यू आर एन एनिमल कम्युनिकेटर, यू आर अ प्लांट कम्युनिकेटर। इसके बारे में शायद सुना नहीं है या फिर पिक्चरों में ही देखा है, तो ये हम जैसे आम लोगों को बहुत अनरियल लगता है। तो ये समझाइए कि ये हाउ डज दिस वर्क, मतलब इसका मतलब क्या है, आप किस तरह से इनसे कम्युनिकेट करती हैं? आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है और आपने ये पूछा, बहुत अच्छा हुआ जी। जैसे आपने समझा, बहुत अच्छा समझा कि हर चीज़ की बुनियाद ध्यान है। चाहे आप अपने ऑफिस में कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, या अपने किचन में रसोई में काम कर रही हैं, या गार्डन में काम कर रही हैं, या आप फैक्ट्री में काम कर रही हैं, या आप झाड़ू मार रही हैं, अच्छा कुछ भी कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, लेकिन हर चीज़ की बुनियाद ध्यान, मेडिटेशन है जी। और जब हम रोज़ाना ध्यान कर पाते हैं, तब हमारी जो एनर्जी होती है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है, वो एक तरह से संतुलित हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। और जब हमारे अंदर की ऊर्जा बैलेंस्ड हो जाती है, बाहर की जो चहल पहल वो भी शांत हो जाती है। सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी जगह में ग्राउंडेड हूँ, शांत हूँ। जब मैं अपनी जगह में ग्राउंडेड हूँ, जैसे आपने फरमाया कि आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन सकती हैं जी। तो ये जो कम्युनिकेशन है यूनिवर्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ, जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, और उन लोगों के साथ जो कोमा में हैं या जो टर्मिनली इल हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं जी। उनके साथ भी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये कम्युनिकेशन हम तो बोल रहे हैं या अपने मन से टेलीपैथी भिजा रहे हैं, लेकिन हम सुन कैसे सकते हैं? कम्युनिकेशन कैसे होती है? ये होती है जब आप अंदर से इतना आपका वाइब्रेशन ठहराव में है और आप बिल्कुल शांत हैं, तो आप एक चैनल बन जाती हैं रिसीव करने के लिए। ये जो दुनिया की जो ऊर्जा है, द होल वर्ल्ड इज़ इन एन एनर्जी, इट इज़ एनर्जी। हर चीज़, इवन ये चेयर टेबल भी एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है, लेकिन इट इज़ अ हैवी डेंसर एनर्जी। तो हम नहीं देखते कि ये घूम रही है या इसके अंदर के पार्टिकल्स घूम रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो जब हमारा ये ठहराव है, ये ठहराव किसी भी चीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। हम
टेलीपैथिकली अपने थॉट्स उनको भिजा सकते हैं जी। और हम ये उनके जो अंदर के थॉट्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, हम अपने माइंड में, अपने दिल में, अपनी आत्मा के द्वारा सुन सकते हैं। अब ये बड़ा अजीब लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है। हाँ। तो लेकिन मैं आपको बताती हूँ पूनम जी, जब मैं बहुत छोटी थी जी। मैं देहरादून में थी और मेरी माँ गुज़र गई थी और जब मैं 2.5 साल की थी तो मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे और हम जंगलों में रहते थे। हमारा जो कैंप था जंगलों में था और जो सहायक लोग थे वे शामन्स थे। तो शामन्स हैं जो इंडिजीनियस ट्राइबल लोग हैं जो हीलिंग करते हैं, उनकी बड़ी पावरफुल, बड़ी महत्वपूर्ण हीलिंग होती है। अच्छा। और वो लोग मुझे लेकर घूमते रहते थे उनके परिवार में, उनके उनके दादा दादियाँ, उनके साथ मैं घूमती रहती थी जंगलों में। और वो पहाड़ों के बीच में वे बताते थे कि ये जड़ी बूटी से ये होता है, ये जड़ी बूटी से ये होता है। और वे मुझे कॉस्मिक विजडम के बारे में बताते थे कि किस तरह से आप शांत रहो, ये झाड़ क्या बोल रहा है, ये ट्री क्या बोल रही है, सुनो सुनो सुनो, लिसन। और वो 6 साल की आयु में मैंने सुनना शुरू किया कि हाँ मुझे मालूम हो रहा है। और ये भी मालूम हो जाता था कि बारिश आ रही है, जब बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो पूरा पर्यावरण बता रहा है आपको। वो सिर्फ जब बता रहा है जब आपके अंदर स्टिलनेस है। करेक्ट। सो आपने स्टिलनेस कल्टीवेट करना है। और उन लोगों ने मुझे एक माउंटेन स्ट्रीम, हिमालयन माउंटेन स्ट्रीम के नीचे खड़ा कर दिया जी। और उन्होंने दीक्षा दी कि तुम जाकर बहुत काम करोगी, तुम बहुत हीलिंग करोगी। उनके एक बुजुर्ग ने मुझे इस तरह से खड़ा कर दिया ठंडे बर्फीले माउंटेन के नीचे जी। और मुझे बोला ठंडी नहीं लगेगी, धूप के नीचे खड़े हो जाओ। और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैंने 6 साल की उम्र से ही, तब मुझे नहीं मालूम था मेडिटेशन क्या होता है, लेकिन सुनो, पहाड़ों को सुनो, बारिश को सुनो, झरने को सुनो और पक्षियों को सुनो, जानवर, और बहुत जानवर होते थे वहाँ जी। जानवरों को सुनो वो क्या बोलते हैं। और इस तरह से डेवलप हुआ। तो हर इंसान ये डेवलप कर सकता है जब आप रोज़ ध्यान करेंगे, रोज़ अलाउ करेंगे, क्योंकि आपने अलाउ करना है। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, एज एन एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है ये इस रास्ते पे नहीं जाना, आज इधर नहीं जाना या ये नहीं करना, और आप बोलते क्यों नहीं जाना, ये शॉर्टकट है, देर हो रही है। और फिर आप वहाँ जाती हैं और ट्रैफिक में फंस जाती हैं, यहाँ या कोई एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पर, या आप जल्दी जाने के बदले 2 घंटे देर से जाती हैं जी। तो तब आप इन रिट्रोस्पेक्ट आप जब वापस मुड़ के देखती हैं कि क्या हुआ, मुझे तो समहाउ समझ में आ रहा था। तो ये आपका इंट्यूशन है जी। आपके अंदर की आवाज़, आपकी आत्मा की आवाज़। तो Very जब true. आप ध्यान करेंगी आप बहुत जल्द इस इंट्यूशन से जुड़ जाएंगी और फेमिलियर हो जाएगा आपके लिए। True. और तब आप जब सुनेंगी ये मत कर पूनम, सोफी ये मत कर और ये कर, और जब ऐसा लगेगा कि सब लोग बोलते हैं ये क्या बकवास है, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, लेकिन आपके दिल में आता है नहीं ये कर, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और जब आप ये करोगे और आपको दिखेगा कि वाओ, व्हाट इफ आई हैड मिस दिस, व्हाट इफ आई डिडंट डू इट। सो ये सब चीज़ें, आपका इंट्यूशन, आपकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ आप रोज़ ध्यान करें और ध्यान के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने जी। और आपको एक छोटा सा टूल मैं दूंगी कि जब आप ध्यान करती हैं उसके पहले एक छोटी सी किताब रख लीजिए, पेन रख लीजिए। उसके बाद थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ आपके मन में एक थॉट आएगा, एक कुछ क्रिएटिविटी आएगी या एक कुछ वार्निंग आएगी, आप लिख लीजिए। और जब आप लिखेंगी और एक बार सोने के पहले आप उसको पढ़ लीजिए। और आपको जब आप पढ़ेंगी आपको स्लोली आपके अंदर की जो बात है वो आपको समझ में आने लग जाएगी। आपको मालूम हो जाएगा यूनिवर्स से मैसेजेस आ रहे हैं, कहीं से मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे कोई बीमार है जी, आपने बहुत दिन से उनसे बात नहीं करी, लेकिन सडनली आप कुछ काम कर रही हैं अपने ऑफिस में और किसी का फेस दिखता है और आपको ऐसा लगता है उससे बात करना है और आप बोलते हैं हाँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन बार बार ये आता है। आइदर आप उसको छोड़ दें, वो थॉट को छोड़ दें, या आप वो थॉट को सुने कि ठीक है मैंने सुना है, मैं ये करने के बाद वापस थॉट के पास वापस जाऊंगी
और तब आप शांत में बैठ के सोचिए क्या बात है, तब बहुत तीव्र हो जाएगी वो भावना कि मुझे अब ही इससे बात करनी है। और जब आप बात करेंगे देखेंगे कि उसको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बहुत अच्छी चीज़ हो गई उनके साथ, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तक वो पहुंच रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। लेकिन आप आज इतने ध्यान के बाद, इतने अंतर मन की बात सुनने के बाद आप बहुत रेडी है टू रिसीव जी। और आप रिसीव आराम से रिसीव कर सकती हैं और आपको बहुत ईजिली मालूम पड़ जाएगा मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छे हैं, या वो छोटी गिर गई उसके हाथ में खरोच आ गई। ये सब चीज़ें मैजिक नहीं है, ये सब चीज़ें अपने आप मालूम होती जाएंगी आपको। जैसे आप ध्यान में डीपली जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपकी रिसीविंग पावर बढ़ेगी और आप बहुत माहिर हो जाएंगी ये चीज़ों में। ये पॉइंट जैसे आपने बोला, एंड बैक टू द सेम पॉइंट, कि किस तरह से जब आप अपने आप से जुड़ी हैं कि एंड जब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहेंगी तो यू विल बी रेडी टू रिसीव। यस। एंड ये भी आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट बताया है कि हम जैसे ऑफिस में रहते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, कहते हैं कि कोई नहीं मैं अभी थोड़ी देर के बाद, सो वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें एज सोफी जी बता रही है कि हमें कॉन्शियसली हमें हमारी लाइफ में वो ठहराव लाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह से शाम हम काम में इतनी बिजी हो जाते हैं कि कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, हमें कोई ध्यान ही नहीं रहता। इसमें हम बॉडी से, हमारे माइंड से, हमारे सोल से जो कनेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो सस्टेन करना, उससे ग्रो करना, उसे नर्चर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हीलिंग के बारे में बताइए कि हीलिंग हमें जनरली यही लगता है कि मतलब बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास चले गए, दवाई ले ली एंड ठीक हो गया। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, बट ये सारा बॉडीली हीलिंग है, बॉडीली जो ठीक होना बोलते हैं। हम अपने सोल को, माइंड को, अपने आप को अंदर से किस तरह से हील कर सकते हैं? आप मुझसे दूर बैठी हैं बहुत, बट आपको पता है कि शायद किसी को ज़रूरत है मेरी। तो हीलिंग, रेकी के बारे में सुना है हमने, इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, बट उसके अलावा भी हम हीलिंग के बारे में जो आप करती हैं वो हमें बताइए। जी, तो रेकी एक बहुत सुंदर माध्यम है। इसी तरह से बहुत सारे माध्यम है हीलिंग मोडालिटीज़ जी, लेकिन हर हीलिंग का बेस है एनर्जी। हम एनर्जी है, ब्रह्मांड एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। तो जब हम किसी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तब वह सर्किट बन जाता है और हीलिंग शुरू हो जाती है। तो कैसे करें ये काम? तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। मैं उनका नाम शेयर नहीं कर सकती, खैर ये कोई छुपाने की बात नहीं है, फिर भी मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है जी। ये एक बहुत ही वंडरफुल इंसान है, एक 50 इयर्स के ओत प्रोत उनकी उम्र है और वह लेडी 13 टाइम्स गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मार्शल आर्ट्स में। और बहुत ही वंडरफुल ह्यूमन बीइंग है, सोशल सर्विस करती हैं और बहुत अच्छी जगह में है। और वो अपनी खुद डिसिप्लिन करती हैं, बहुत वर्कआउट करती हैं क्योंकि उनको तो करना है जी। सब कुछ करने के बाद सडनली मुझे एक दिन कॉल आया कि मिसेस चौधरी मुझे थायराइड हो गया है। अच्छा। तो पता नहीं कैसे हो गया, मैं अच्छी चंगी थी, आपको तो मालूम है, थोड़े दिन पहले वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए दिल्ली जी। तो मैंने बोला कि अच्छा तो क्या करना चाहती हो? मुझे मालूम है वो काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़ी हैं अलग अलग कामों के लिए, स्पेशली जो वॉर विडोज़, वॉर वेटरन्स है, उनके लिए वो काम करती हैं जी। तो मुझे मालूम है मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे मालूम है मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आपके अंतर में ये विश्वास होना चाहिए, नहीं तो जो भी दुनिया में आपके लिए हीलिंग करे वो काम नहीं करेगी। और हीलिंग का एक मैं आपको सच बताती हूँ, एक राज बताती हूँ, मैं नहीं हील करती या आप नहीं हील करते या वो नहीं हील करते। हील हमारी खुद की आत्मा हील होती है और वो खुद हील करती है, लेकिन हम सिर्फ एक रास्ता बताते हैं, एक जरिया है, हम एक माध्यम है, एक हॉलो बैम्बू है। जैसे शमानिज्म जो एक बहुत एंशिएंट हीलिंग मोडालिटी है, वो अपने आप को, वो शामन्स अपने आप को हॉलो बैम्बू बताते हैं।
अच्छा। कि हॉलो बैम्बू के अंदर से जब हवा जाती है तो म्यूजिक भी आता है, पानी भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बिल्कुल हॉलो है और वो हॉलो बैम्बू हर चीज को फैसिलिटेट करता है जाने के लिए। सो ये आपको पहले हॉलो बैम्बू बनना पड़ेगा, आपको अपने विचार, अपने डाउट्स, अपने ये सब निकाल देना है, आपने बिल्कुल अपने आप को डाउटलेस बनाना है, आपने अपने आप को ये हॉलो बैम्बू बनाना है और रेडी टू रिसीव। बिकॉज बहुत बार जब हम पूछते हैं, मांगते हैं और जब हमको मिलता है, आई एम नॉट रेडी टू रिसीव इट। इट मस्ट बी वेरी स्ट्रेंज, बट मुझे नहीं मालूम ये गिफ्ट के साथ क्या करना। तो अब हम हीलिंग के पास आते हैं जी। तो ये जो हम हीलिंग करते हैं ये विश्वास से, जो हीलर है और हीली है, एक्चुअली हीली ही है, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेता है, लेकिन हम बता रहे हैं उसको। सो हम उसको गाइड करते हैं कि आपने विदाउट अ डाउट आपने रिसीव करने की इंटेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी हीलिंग, चाहे वो कोई किसी के लिए कर रहा है, वो अपने आप, आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आपका संकल्प बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरी इंटेंशन है कि मैं हील हो जाऊं। और आपने हील, अगर आप उनको हेल्प कर रहे हैं, मेरी इंटेंशन है कि परम शक्ति जो ब्रह्मांड की शक्ति है मेरे पास आए और मैं बहुत ह्यूमिलिटी से, बिल्कुल निर्मलता से और विनम्र होकर मैं इनको ये गिफ्ट करूं, गिफ्ट ना करूं, ऑफर करूं। अच्छा। और तब ये एक चैनल बन जाता है। तब हमने क्या करना है, उनको मेडिटेशन में, ट्रांस में ले जाना है, उनको हम रिलैक्स कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट मसल रिलैक्सेशन। वो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आपने ब्रीथ करना है और अपने टोज से राइट अप टू योर हेड, कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जैसे आपके टोज, सोल्स, शिन्स, योर थाई, योर stomach, your abdomen, your chest, you can whatever comes to your mind. जैसे योग में शवासन करते हैं जी। Just breathe into that and breathe prana. तो जब हम breathe करते हैं, हम प्राणा breathe करते हैं, और जब breathe out करते हैं, जो भी toxins है, जो भी pain है, जो भी sadness है, that is the base. पहले हम उनका वो base बनाते हैं, उसके बाद हम बहुत deeply उनको relax करते हैं and तब हम उनके सेल से बात करते हैं। यू नो, इट इज़ कॉल्ड सेल्यूलर हीलिंग, कि हम, हमारे अंदर जो सेल्स हैं, दे आर एवर रेडी टू लिसन टू अस। अच्छा। बट वी नीड टू टॉक टू देम एंड आवर सेल्स विल लिसन टू अस बिकॉज दे लव अस। एंड बट व्हाई इज इट दैट व्हेन वी नो बॉडी रिन्यूज इटसेल्फ, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज, मसल, सब जो चीज़ें हैं, जो व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, जो हर समय रिन्यू होते रहते हैं जी। तो आपको भी मालूम है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर सेल्स कीप रिन्यूइंग, बट क्यों ऐसा है कि रिन्यू होने के बाद भी वो सिकनेस है? तो वो है, जैसे आपका कंप्यूटर है, सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जी। वो सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो गया, उसमें सिकनेस आ गई, तो आपने क्या करना है, आपने सेव, अपना जो भी सेव करना है, सेव करके आप क्या करती हैं, आप उसको डिलीट कर देती हैं, फिर उसके अंदर फ्रेश मेमोरी भरती हैं। तो जब आप श्वास के द्वारा पेन, सैडनेस, सब चीज़ डिलीट करती हैं बहुत डीपली, उसके बाद वो ब्लैंक हो जाता है फॉर दैट मोमेंट। वो ब्लैंक हर समय नहीं रहता जी। आपने उसको फॉर मोमेंट ब्लैंक करके फ्रेश उसके अंदर आपने प्रोग्राम फीड करना है। किस तरह से करेंगी? वही मेडिटेशन से आप इनवाइट करेंगी यूनिवर्सल प्राणा, आप इनवाइट करेंगी ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द एंसेस्टर्स, आवर गार्डियंस, आवर पावर एनिमल्स, all the people we will invite, and ask them to stand at our back and be present. Please be present for this healing, and we trust that they are all there. And then we talk to the cells and breathe in and take their blessings, and by the cells get a fresh memory. It's a fresh memory, and then we seal it, we close all that, and like how you do in Reiki, close all that. Before that you feel the fresh prana, and by with your bharosa, your vishwas, your belief, and with the help of all the beings and with your own energy, because our body is programmed for healing, but we don't know that it is programmed for healing. So when all those things are in tandem, they are in perfect unison, they are in perfect synchronicity, उसके बाद हीलिंग शुरू हो जाती है जी। और ये हमने प्रैक्टिस करना है, आप भी कर सकती हैं, सब कर सकते हैं, हर इंसान यहाँ पर कर सकता है।
बट जब हम ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि एग्जैक्टली जब ऐसा हो सकता है क्या, हाँ। मतलब क्योंकि हमें ये हमारा एक साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड है। Yes. आज हम हर चीज़ को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, Exactly. द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंड फेथ और जो ट्रस्ट वाली बात है वो अब थोड़ी मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों में कम होती जा रही है। इसीलिए शायद हम अपने आप से कम जुड़ने लगे हैं, हम ऐसी ऑल्टरनेटिव हीलिंग में भी कम थोड़ा सा भरोसा करने लगे हैं। बट ये आपको यहाँ बुलाकर आपसे बात करने का हमारा एक ये भी पर्पस था कि हम लोगों को ये बताएं कि अपने आप से जुड़कर एज अ बॉडी, एज अ सोल, हम खुद इतने पावरफुल हैं कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। हम अपने आप की बात को सुनकर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो लाइफ है, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। आई थिंक हम अपने आप के पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करते। हम भूल गए हैं। हम जब पैदा होते हैं, आपने जो भी बताया कि फिल्टर्स, डाउट्स, लेकिन जब एक शिशु पैदा होता है उसके अंदर कोई डाउट, कोई फिल्टर्स नहीं है और उसकी थर्ड आई खुली होती है। वो दुनिया की कंडीशनिंग के बाद वो बंद हो जाती है। True. लेकिन ये जो हीलिंग मोडालिटी है ये इतनी सुंदर है। जैसे हम वी विल गो बैक टू दिस लेडी जिसके बारे में बता रही थी, तो हमने वो हीलिंग शुरू करी उनके साथ ऑनलाइन। अच्छा। और she had perfect faith, she had no doubt about it, and she kept doing whatever was suggested to her. She was taught how to do it क्योंकि वो दिल्ली में है, हम यहाँ हैं, ऑनलाइन हो रहा है, और सिस्टमैटिकली उन्होंने करा है क्योंकि वो डिसिप्लिन थी बहुत और उनको कोई डाउट नहीं था। एग्जैक्टली 1.5 मंथ के बाद वह फिर से गई चेकअप के लिए, और जब उनका स्कैनिंग हुआ, उनकी जो भी टेस्ट हुए, शी वॉज हील्ड ऑफ हर थायराइड, completely healed of her thyroid. Amazing. And this is only one out of the thousands which I have worked with, because it's a fresh case I am sharing with you. जी. Then आपने और एक बताया कि ये साइंटिफिक, ये एक्चुअली साइंटिफिक है। हमारी जो भारत देश की प्राचीन जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं उसमें ये सब चीज़ें हैं जी। और उसमें बताया जाता है रेस्ट, ध्यान और यूनिवर्स से जुड़ा रहना, क्या क्या एलिमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना, ये सब चीज़ें हैं। तो बच्चों में फ़िल्टर नहीं होता। हाँ। और जानवरों में फ़िल्टर नहीं होता। आप यही मोडालिटी बच्चों को जब बताएंगे, बच्चों के साथ करेंगे, खेल खेल में वो ठीक हो जाएंगे। और मैंने खुद, मेरा एक बहुत करीबी रिश्तेदार है जिसको एक इस तरह बच्चा, जिसको एक एलर्जी हुई जो दुनिया में 10-11 लोगों को होती है। Wow. In the world, and I cannot name, I'm not at liberty and I cannot talk about that, but I can tell you this child, he himself is a shaman. He himself is so highly motivated, जुड़ा हुआ है पूरे यूनिवर्स से, पक्षियों से, बर्ड से, एनर्जी से। उसको मैंने बोला बेटा हम ये काम करेंगे, यस मुझे बिल्कुल ठीक होना है, और उसने अपने आप को हील किया। तब हमने, इट टुक 2.5 years टू एक्चुअली हैव द गट्स टू गो टू दैट प्लेस जिससे उनको एलर्जी हो रहा था, उनके पेरेंट्स को, मुझे। लेकिन उनको 100% श्योर था। वो बोला नहीं मेरे अंदर नहीं है ये चीज़, मुझे मालूम है मेरे अंदर नहीं है। तब 2.5 साल के बाद उनके पेरेंट्स ने और हमने इतना एक बूंद उनके बॉडी के ऊपर यहाँ रख के, स्मेल से भी होता था उनको, कुछ नहीं हुआ। तब हमने और थोड़ा रखा, उनके यहाँ पर रखा, उनके नाक और मुंह के पास रखा, और उसके बाद उनके मुंह में डाला, और भगवान की दया है और उनकी हीलिंग एनर्जी है कि वो हील हो गए, आज तक हील है। टचवुड। इतना छोटे बच्चे में इतना फेथ, ये ये अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। ऐसे तो आई एम श्योर आपकी कई और कहानियाँ होंगी, आपकी ऐसी कई इंसिडेंट्स होंगी जो बहुत इंस्पायरिंग है। हीलिंग से लेकर ये जो आपने अभी हमें ये बताया कॉन्सेप्ट, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, हम इसके बारे में आपसे और बात करेंगे। बट अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं। बिल्कुल, कहीं मत जाइएगा। आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम बात कर रहे हैं, अबाउट बीइंग कनेक्टेड विथ योरसेल्फ, अबाउट हीलिंग। ये एक एज अ थॉट प्रोसेस हम कहीं ना कहीं शायद भूलते जा रहे हैं, अपने आप से कम जुड़ते जा रहे हैं। इसके बारे में आज हमें
बात करने के लिए आई हैं हमारे साथ स्टूडियो में आज सोफी रॉय चौधरी जी। कहीं मत जाइएगा, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सोफी रॉय चौधरी जी से। जैसे कि वो बता रही थी कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने आप से जुड़े रहें, हम अपने आप की आवाज़ सुने, अपने अंतरात्मा की, ताकि बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर निकलने में, उसे हील करने में हम खुद सशक्त बने, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को हम आज इतना इम्पोर्टेंस दें और अपने आप से जुड़े रहने की इसकी अहमियत के बारे में वह हमें बता रही थी। इनके बारे में एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पूरे देश में शी इज़ दी ओनली पर्सन जो एक ऐसा फाउंडेशन रन करती हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, वो हमारी रक्षा करते हैं, बट उसमें कई लोग शहीद भी हो जाते हैं। उनकी जो घर वाले हैं, उनके जो वो छोड़ जाते हैं, उनके लव्ड वंस, उनके साथ वो काउंसलिंग करके उन्हें ज़िंदगी के नए मायने देकर, उनकी इस दुख की साथी बनकर किस तरह से उन्हें उभारती हैं। इन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया है। हम जानना चाहते हैं कि इतने खूबसूरत काम की शुरुआत उन्होंने कहाँ से करी, कैसे आपको इतनी ताकत मिलती है कि आप अपने इस काम को इतना आगे तक लेकर गई हैं। आप ये जो काउंसलिंग का काम करती हैं, ग्रीफ काउंसलिंग स्पेसिफिकली, पूरे देश में, इफ आई मे से, कि आप एक ही ऐसी हस्ती हैं जो ये करती हैं। हमें प्लीज़ अपने इस फाउंडेशन के बताइए जिसका नाम कॉस्मिक विजडम शेयरिंग फाउंडेशन है जी। तो प्लीज़ हमें इसके बारे में बताइए। शुक्रिया। ये फाउंडेशन मेरे पुत्र के सम्मान एवं उनकी मेमोरी में स्थापित किया गया। मेरे पुत्र 2006 में शहीद हो गए बॉर्डर पर। वह ऑपरेशन हिफाजत के तहत काम कर रहे थे और तब उनको शहादत, वीरगति प्राप्त हुई। तो आप तो सोच ही सकती हैं कि वह मेरा एक पुत्र था, एकमात्र पुत्र, और किस तरह मेरी हालत हुई होगी। जितनी भी मेरी आध्यात्मिक शिक्षा थी, जितना भी मेरा ध्यान, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस था, हर चीज़ ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन फिर भी माँ का दिल है जो चाहता है कि उसकी संतान उसके सामने दिखे, खुश दिखे, जीवित रहे। और जब मुझे मालूम हुआ इसके बारे में, मैं बिखर गई उस समय जी। बहुत बिखर गई और मुझे कुछ समय लगा अपने आप को बटोरने के लिए। और उसकी जो कमी थी वह तो कोई पूरा नहीं कर सकता, वो क्षति पूर्ण नहीं हो सकती जी। लेकिन बार बार ये बच्चे की, अपने पुत्र की आंखों में जब मैं देखती थी, मुझे वहाँ से एक संदेशा मिलता था, मम्मा आई एम देयर, मम्मा आई एम देयर। और उनका नाम समीर था, और समीर का मतलब है हवा, फ्रेश एयर। और आप विश्वास नहीं करेंगी, जब भी मैं दुखी होती थी या मुझे अच्छा नहीं लगता था, सडनली जब कभी हवा नहीं चल रही है, तभी भी सडनली हवा चल के मेरे मुख के ऊपर से इस तरह से गुजर जाती थी। और मैंने काफ़ी पैरानॉर्मल काम किया है, अदर वर्ल्ड, दूसरे लोगों के साथ, एनर्जीज़ के साथ काम किया है। और मुझे मालूम था ये बच्चा जो शहीद होते हैं, उनका जीवन और मरण का वो ख़त्म हो जाता है, वो जो चक्र। और मुझे मालूम है वह अच्छी जगह में है, और वह मुझे बता रहे हैं, माँ मैं हूँ। और जब हर समय मैं ये सुनती थी, माँ मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता था, हाँ तुम हो, और किस तरह से मैं तुम्हारे सम्मान में जी सकती हूँ। दो रास्ते हैं, आप बिखर जाएं और टूट जाएं और किसी के काम ना आए, अपने काम भी ना आए। और दूसरा है कि किसी के सम्मान में आप कुछ करें जो मायने रखता है। और तब मेरे जहन में आया एक दिन, जब मैं बहुत सुबह उनके बर्थडे के दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी, अराउंड करीब वो ब्रह्म मुहूर्त में, मम्मा आप इसी तरह से लोगों को हेल्प करो। ये आवाज़ बहुत स्ट्रांगली मेरे अंदर आई।
and mama, others need, others need this. You have gathered yourself, but many people need it. जी. And I said, yes beta, I will do this work. It was as simple as that. और तब मैंने ये फाउंडेशन बनाया जी. और मैंने आई लेट इट बी नोन इन द आर्मी सर्कल्स, जहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग विद द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जी. और कि ये एक फाउंडेशन है, दिस इज़ ओपन 24/7. आप मेरे को 3 बजे रात को फ़ोन करो, मैं उठ के आपकी आवाज़ सुनूंगी, आपसे बात करूंगी. आप मुझे कभी भी फ़ोन करो. मैं आज इस माध्यम द्वारा, आपके द्वारा ये कहना चाहती हूँ, मैं हर समय प्रस्तुत हूँ, समर्पित हूँ. जो भी मेरे से बात करना चाहता है, मैं ज़रूर उनके लिए ये अवेलेबल हूँ. और इस तरह से मैंने काम शुरू किया. स्पेशली जो वीर नारी उन्हें कहते हैं जिनके पति वीर गति को प्राप्त हुए, और वीर माता जो जिनके पुत्र या पुत्री, आजकल पुत्रियां भी हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके साथ काम करना शुरू किया अक्रॉस पैन इंडिया, ऑनलाइन. और कोई जब कोविड से पहले लोग आया जाया करते थे, तब आते भी थे ऑनलाइन मोस्टली. जी. कहीं दूर दराज, जम्मू एंड कश्मीर, कहीं साउथ में, कभी नॉर्थ ईस्ट में, एवरीवेयर. हमें नहीं मालूम है कि हमारे जाबाज सिपाही एवरी डे इंजरीज पाते हैं, एवरी डे वीर गति पाते हैं. लेकिन उनके परिवार, उनके बच्चे, और कभी कभी आज जन्मे बच्चे जो शिशु कोख में पलते हैं, वो उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा है. और इनकी जो ज़रूरत होती है, सिर्फ एक छोटी सी, वो बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है. एक सिपाही जब जाता है, किसके भरोसे जाता है? जब वे युद्ध पे जाता है या बॉर्डर पे जाता है, अपने जो घर की जो स्त्री होती है, उसकी जो स्त्री होती है, वो उसको मालूम है ये स्त्री मेरे बच्चों की देखभाल करेगी, मेरे माँ बाप की देखभाल करेगी, और अपने माता पिता की भी देखभाल करेगी, अपनी देखभाल करेगी. वो इतनी सक्षम है. शी इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. एंड वी शुड नॉट हैव दैट फीलिंग के ओनली एक सोल्जर जाके युद्ध पे जाता है, बॉर्डर पे जाता है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है. वो किस भरोसे जाता है? क्योंकि मेरा सब कुछ सुरक्षित है, मेरी स्त्री है या मेरी माँ है. सो ये जो स्त्री है, उसको भी तो ज़रूरत होती है ना, कि वो किसी के पास रोए या किसी से बोले आज अच्छा नहीं लग रहा. उसको पेंशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, सब लोग सपोर्ट करेंगे जहाँ जहाँ से वो वीर गया है. लेकिन उसके दिल का, उसकी आत्मा का सपोर्ट तो किसी ने करना है. जी. तो मैं चीज़ करती हूँ, बहुत विनम्रता से मैं आपको कहती हूँ कि मुझे हर ऐसे एपिसोड में मैं सिर्फ भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मैं काम आ पाई, बस मैं काम आ पाई आपके. और इस तरह से लोगों ने वो चंगे हुए हैं, उनको फिर से मन की शक्ति आई है. वह पहले ही बहुत वीर नारियां हैं, और बच्चे, उनके बच्चे जो कभी माँ पिता के फिजिकल प्रेजेंस में नहीं रह के कभी डिरेल हो जाते हैं जी. या कुछ भी हो सकता है, मानसिक क्षति पाते हैं, वो बच्चों के साथ भी मैं काम करती हूँ. और यहाँ से फौज से फिर पुलिस, काफ़ी वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स मेरे पास आए. PTSD जो एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, उसके साथ डील करने के लिए, उनके परिवार, सिपाहियों के परिवार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और जो भी, एनीबडी इज़ वेलकम. एनीबडी जो भी इस ब्यूटीफुल देश, भारत देश की सुरक्षा में जुड़ा है, मैं उनके लिए समर्पण हूँ, उनके परिवार के लिए समर्पण. हाउ स्वीट. मतलब ये सुनने में शायद थोड़ा सा इमोशनल हो गए हम सब, ये देखने में, ये सुनने में कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ की शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी, आप किस तरह से उभर कर आई है, एक माँ का दिल ही जानता है. बट अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को आपने आज अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई है. उससे आप खुद उभर कर आई हैं, बट आपने उसे अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया है कि मैं हज़ारों करोड़ों लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन और अपनी इस ताकत को लेकर आप आज जो काम कर रही हैं सोफ़ी जी, आई थिंक वो बहुत काबिले तारीफ़ है. शब्द बहुत छोटे हैं आपके इस एफ़र्ट को सलामी देने के लिए, आपके इस काम को सराहने के लिए.
आपने दूरदर्शन के इस माध्यम को यूज़ किया टू रीच आउट, क्योंकि दूरदर्शन आज दुनिया के हर कोने में पहुंचता है, जहां शायद दूसरे चैनल नहीं पहुंच पाते वहां दूरदर्शन पहुंचता है। तो हमारी फोर्सेस जो ये एपिसोड देख रही हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स के जो हमारे जाबाज सिपाही हैं, कहीं से भी सोफ़ी जी अगर आपकी ज़िंदगी से जुड़ सकती हैं, आपको कहीं ना कहीं बस सुनने के लिए कोई चाहिए, तो सोफ़ी जी आज अपने फाउंडेशन के माध्यम से, कॉस्मिक विजडम शेयरिंग फाउंडेशन के माध्यम से आप सबसे जुड़ना चाहती हैं, आप सबको एक आपकी जो भी तकलीफ़ है उससे उभरने में आपकी सहायता करना चाहती हैं। तो ग्रेट वर्क सोफ़ी जी, वेरी कमेंडेबल एंड बहुत आप यू आर द चोजन वन। शायद यूनिवर्स ने आपको आइडेंटिफाई किया है कि आप इस माध्यम से आप लोगों से जुड़ी रहे। आपकी थोड़ी सी पिछली ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। आप एयर इंडिया में रही हैं, आप एक एक्ट्रेस रही हैं, आप लिखती भी हैं, आपने न्यूज़पेपर्स में लिखा है, जर्नल्स में लिखा है। राइटिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? राइटिंग की इंस्पिरेशन मुझे वही बचपन में, मैंने आपको बताया कि मेरी माता गुजर गई बहुत बचपन में, तो मैं अकेली रहती थी और ज़्यादा पढ़ती थी। अच्छा। और मेरे जो पिता थे वह हर महीने, वो भी बहुत शौकीन थे पढ़ने के। अच्छा। तो हर महीने हम जाते थे और किताबें खरीद कर लाते थे स्टोरी बुक्स मेरे लिए और उनकी जो भी किताबें जी। और पढ़ते पढ़ते, और मैं अकेली रहती थी नेचर में, वाइल्ड चाइल्ड थी मैं। अच्छा। आपने शायद ये पोएम कभी पढ़ी होगी, लूसी। उसके अंदर एक बच्ची के बारे में बताते हैं जो सन एंड शेड में घूमती है, नेचर में घूमती है। शी इज़ नेचर्स चाइल्ड। आई वाज लाइक दैट। और तब जाकर मुझे ऐसा लगा कि इससे बात कर रहे इसकी कहानी लिखें, हवा से बात कर रहे हवा की कहानी लिखें, और पानी से बात कर रहे पानी की कहानी लिखें, या बेर की कहानी लिखें, या इस तरह से और उस तरह से वो बचपन से ही ये शौक़ था, और ये मेरे साथ साथ मेरे जीवन में चलता गया। और इसके तहत मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिखे अपने वेबसाइट के ऊपर जी। और मैंने कॉलम्स कैरी किए डेक्कन क्रॉनिकल के लिए और हिंदी मिलाप के लिए जी काफ़ी समय तक। और ये युद्धवीर फाउंडेशन है जो हिंदी मिलाप, शायद वो उनका है जी, हिंदी मिलाप युद्धवीर फाउंडेशन का है। और ये कॉम्पिटिशन्स जारी करते हैं हर साल। और मैं हिंदी जो विभाग है, जो सिंस मैं एयर इंडिया PSU में हूँ, तो वहाँ पर एक हिंदी विभाग रहता है जी। और वह हमें प्रोत्साहित करता है कि लिखिए लिखिए। तो हम लिखते थे, वो टाइप करा देते थे और भिजा देते थे जी। और इस तरह से काफ़ी सारे पुरस्कार आए। वेरी नाइस। और इसी तरह से PSUs के बीच में एक सम्मेलन होता था ये हिंदी पखवाड़ा के दौरान जी। और तब हम ये स्किट्स प्रेजेंट करते थे जो हम खुद लिखते थे और खुद उसका म्यूजिक भी बनाते थे। आई फॉरगॉट टू टेल यू, म्यूजिक भी बनाते थे और उसके लिरिक्स भी लिखते थे। अच्छा। और वो स्क्रीन प्ले लिखते थे। और इस तरह से हमने पार्टिसिपेट किया एयर इंडिया के द्वारा। हमारी टीम बड़ी सुंदर टीम थी जी। और हमने काफ़ी सारे पुरस्कार पाए। और एक खास करके एक प्ले थी जो लोग क्या सोचेंगे, और उस दिन उस पर्टिकुलर ईयर में जितने भी पुरस्कार थे सब इसको मिल गए। अच्छा। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायलॉग एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट। सो इट वाज फन जी। बेसिकली कोई भी चीज जब हम करते हैं हम पैशन से करें बिल्कुल, और उसको एक बड़ा भारी काम ना सोचे जी। अगर हमारा, आई एम जस्ट डिग्रेसिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, बट सिंस ये आया ये काम के दौरान जी, तो जब हम अपना कार्य भी करते हैं हम उसको पैशन से करें। बिल्कुल, जब हम पैशन से करेंगे तब हमको वो इतना भारी नहीं लगेगा और काम नहीं लगेगा। और प्लस जो हमने जीता है, हमें अवार्ड्स मिले हैं या जो सराहना मिली है, उसे हम लाइटली ले जी। हम बढ़ चढ़ के अपने आप को ना सोचे कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ जी। और करो, अगर तुमने अच्छा किया और करो। और कंपटीशन मत करो। कंपटीशन में तो जा रहे हो लेकिन आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है जी। आप सिर्फ एक व्यक्ति के साथ कंपटीशन में है और वो अपने साथ खुद। आप अपना बार इंक्रीज करो। अगर आज आपने अच्छा किया, कर और बेटर करो। किसी और ने अच्छा किया, वेरी नाइस। इफ यू आर फीलिंग लिटिल बिट गड़बड़ इनसाइड, ट्राई टू डू एज वेल जी। दैट्स इट। ये बहुत ही एक मॉडर्न थॉट प्रोसेस है
क्योंकि आज की डेट में हम कंपटीशन की दौड़ भाग में इतने अपने आप को शायद खो देते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हम अपने आप को बेटर करें, हम ये चाहते हैं कि सामने वाला नीचा हो जाए ताकि हम इन रेट्रोस्पेक्ट ऊपर हो जाए। तो वो एक थॉट प्रोसेस शायद एक अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है, बट जो आप बता रही हैं आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू इनकलकेट, बट अगर किया जाए तो आई थिंक हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स बन सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल भी एक बेटर मुझे ये भी एक और चीज़ लगती है कि हम शायद बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, इसीलिए शायद फोकस नहीं कर पाते या पैशन से एक चीज़ में हम शायद नहीं घुस पाते। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। तो आप जिस तरह से काउंसलिंग वगैरह करती हैं, कोई ऐसा, क्योंकि हमारे देश में दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट मेंटल हेल्थ इशू, बट ये जो बात करने की एबिलिटी है, अपने अंतर्मन की बातों को किसी के साथ शेयर करने में जो हिचक होती है, वो आज भी शायद हमारी दुनिया में कहीं ना कहीं हम फेस करते हैं। बेशक। तो किस तरह से आप चाहती हैं कि आप लोगों को ये बताएं कि इट्स ओके, अपनी बात को बताना, मुझे अपने बारे में बताओ, अपने मन की बात को खोलो। ये किस तरह से आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम दूसरों की बातें सुन लेते हैं, हाँ। लेकिन अपनी बात बताने के लिए हम बहुत हिचकते हैं जी। और उसका जायज़ रीज़न भी है, क्योंकि हमें डर है कि कहीं ये बात दूसरों तक ना पहुंच जाए, कहीं मजाक करे मेरे ऊपर, मेरा मजाक करें या मुझे नीचा दिखाएं, या मेरे APAs में या किसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अब मेरे बॉस को मालूम हो गया, मेरे कोलीग को मालूम हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो फर्स्ट ये एज ए थेरेपिस्ट तो ये हमारा कोड है। एक थेरेपिस्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल कोड होता है कि वह बात की अहमियत को समझे और उसकी सीक्रेसी मेंटेन करे। जैसे आपने अभी मुझसे पूछे और मैंने कुछ आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताए, लेकिन आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कौन है, कभी नहीं मालूम हो सकता। लेकिन ये शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को अगर इंस्पायर करना है, किसी को अगर खोलना है, किसी को अगर ये विश्वास दिलाना है कि ठीक है आप कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, लेकिन आप ओपन रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थेरेपिस्ट के माध्यम से बताऊंगी, और सेकेंडली एक आम इंसान के माध्यम। सो थेरेपिस्ट का क्या है, आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आई, आप मुझे नहीं पहचानती, ऑब्वियसली आपके अंदर हिचक है और आप नहीं जानती कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कुछ फ़ायदा होगा मेरे पास आके, आपने पैसे खर्चे किए, आप इतने दूर से आई और आपके अंदर खुद ही ट्रॉमा चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको रिलैक्स करना है, आपके साथ बिल्कुल रिस्पेक्टफुली पेश आना है, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट यू फॉर एट फेस वैल्यू। ट्रू। मैं आपके अंदर ये अच्छा इसने ऐसा किया, अच्छा उसको तो होना ही होगा, ये सब चीज़ें, अच्छा शी हैज़ डन दिस, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हैपन नहीं। बहुत थेरेपिस्ट भी उस तरह से मन में लाते हैं जब उनको, आई एम सॉरी टू से बट ये एक चीज़ है, नॉन जजमेंटल होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपना हमारी भी एक सोच होती है जी, और वो सोच से हम जज करते हैं, हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो जज करते रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए, चाहे आप मर्डर हो, आप थीफ हो, आप कुछ भी हो, आप रेपिस्ट हो, आप कुछ भी हो, आप यहाँ पर कुछ अपनी मजबूरी से आए हो, तो दे आर सर्टन कोड्स वी फॉलो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई फील दैट योर लाइफ इज़ इन डेंजर और समबडी एल्स इज लाइफ इन डेंजर, आई कैन नॉट कीप दिस अ सीक्रेट, इट हैज़ टू बी टोल्ड कि भाई ये इंसान सुइसाइडल है, उसके दैट्स वाई व्हेन समबडी इज सुइसाइडल हम उसका नेक्स्ट ऑफ किन से उनका सब डिटेल्स ले लेते हैं। अच्छा। और उनको भी बताते हैं कि अगर आई फील कि आप अपने आप को हार्म कर सकते हो या आप किसी और को हार्म कर सकते हो, आई एम बाउंड इन कॉन्शियस टू इन्फॉर्म। बिल्कुल। सो इट इज़ वेरी क्लियर, बट लीविंग दिस इट इज़ अ सीक्रेट। तो आप जब आएंगे मैं आपके साथ पेश आऊँगी, आप अच्छे से आपको रिस्पेक्ट दूंगी और आपको ये एक फील्ड बनाऊंगी, एक फील्ड ऑफ ट्रस्ट। जब आप मुझे ट्रस्ट करने लग जाएंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि जजमेंट नहीं हो रहा है, तब आप मेरे से अपनी बात बोलेंगे। ये एक। सेकेंडली इन द वर्क स्फीयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
In the work sphere, everything is not supposed to be told to everybody. Your colleague has told you something, tomorrow everybody comes to know grapevine. जी. So तब आप trustworthy नहीं है. अगर somebody has told you in confidence, please keep it in confidence. बिल्कुल. Unless it is destroying the company, it is causing some major loss, something which is against the company values, then you are bound and conscious. But otherwise, you relax them, you give them a cup of tea, ask them to be light, share with them, and once they go, let it out of your mind. Make a ritual. If the window is open, just take everything, say thank you that I was available for you and I am letting this go to the universe. I don't know anything about this. And you can be light, you don't have to carry it. तो ये शायद एक बहुत मेरा ये क्वेश्चन था जो आपने शायद पहले ही आंसर दे दिया, क्योंकि शायद आप मुझसे इतनी जुड़ गई है कि अब आपको शायद ये भी समझ में आ गया कि मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ. मुझे क्योंकि ये जानना था कि आप अपने इमोशंस के घड़े को किस तरह से इतना खाली रखती हैं, क्योंकि इतनी ग्रीफ काउंसलिंग करने के बाद, इतनी तकलीफ़ें सुनने के बाद, हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक धारणा होती है, हमारी भी भावनाएं होती हैं. किस तरह से हम उनके दुख में ना समाएं, हम अपने आप में वो संयम मेंटेन करके रखें ताकि हम अगले इंसान के काम आ सके. ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है. तो मेरा यही प्रश्न था आपसे कि किस तरह आप अपने इमोशन के इस घड़े को इतना लाइट रखती हैं, किस तरह से आप अपने आप को बैलेंस्ड रखती हैं. बिकॉज नॉट जस्ट एज अ थेरेपिस्ट, आई थिंक हमें भी एज नॉर्मल डेली इंडिविजुअल्स ये प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम इमोशनली बैलेंस्ड रहे. और ये जो इतने केसेस आजकल हम सुनते हैं रोड पे, रोड रेज का और इमोशनली वायलेंट का, इतने लोग जो आज अपनी एंगर इश्यूज की वजह से वायलेंट होते जा रहे हैं, बेचारे अपने साथियों का जो खून कर रहे हैं. आई मीन सोसाइटी में ये बहुत ही अनरेस्ट वाली सिचुएशन है. तो किस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड रखें? जी देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है. कभी कभी किसी का दुख सुनकर या कुछ देखकर हमारे अंदर की भी वो भावनाएं जाग जाती हैं. हमको बहुत गुस्सा आता है या हमको बहुत रोना आता है या हम टोटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, हम अपने काम में ध्यान नहीं कर सकते, अपने कुछ नहीं कर सकते, हम हिल जाते हैं, हम अपने सेंटर से हिल जाते हैं. तो ये सेंटर से हिल जाना बहुत नॉर्मल है फॉर एवरीबडी, फॉर अ थेरेपिस्ट, फॉर अ ऋषि मुनि, फॉर एनीबडी. मेनका ने भी उनको हिला दिया था उन ऋषि को. लेकिन तो क्या है, ये तो नॉर्मल है क्योंकि हम इंसान है, दुनिया में आए. लेकिन हमें सीखना है कि किस तरह हम वापस अपने सेंटर पे आ जाए और उसको रिलीज़ कर दें. तो हमने एक फ्यू मिनट्स लेना है. कोई एक वी कैन टेक अ ब्रेक. देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ़ यू टेल योर बॉस, सर मैम आई जस्ट नीड अ फ्यू मिनट्स, I will be back, even if it's very important. It's okay. Or if you are with your family and you are in some confusion and chaos with your children or with your husband or your wife or your father or mother or in-laws, you just give me a break. So we just need that breathing space, that breather, and that 60 seconds, 1 minute is all that it needs for us to breathe. 60 seconds में आप breathe करिए, बैठिए, आपका पर्सपेक्टिव इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, इमीडिएटली. और तब आप वो एक छोटे से ब्रेक के साथ आप जब वापस उस जगह में पहुंचेंगे, आप थोड़े शांत होंगे, आप रिलैक्स्ड होंगे, आप ग्राउंडेड होंगे और आप एक नए पर्सपेक्टिव से या एक शांत पर्सपेक्टिव से वो चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं. चाहे वो सेक्शन हेड मीटिंग हो या आपके डायरेक्टर के साथ मीटिंग हो या आपके बच्चों के बीच में कुछ हो या आपके स्पाउस के साथ कुछ बहुत बड़ा. सो वी आस्क फॉर टाइम आउट. इट्स बेसिकली अ टाइम आउट एंड दैट टाइम आउट वी नीड. एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स दैट टाइम आउट. उस टाइम आउट में आप ब्रीथ करिए प्लीज़. अगेन यू कम बैक टू ब्रीदिंग. हमारी ये जो ब्रेथ है, हमारी जो श्वास है, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है. ये ही हमारे साथ हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक रहेगी. ये बेस्ट फ्रेंड, ये कभी नहीं छोड़ेगी. और इस श्वास के साथ हमें जुड़ा रहना है. तो वो 60 सेकेंड्स हमने ब्रीथ करना है, सॉफ्टली अपने आप को रिलैक्स करना है और वापस अपने सेंटर पे आना है. परफेक्ट. इतनी बड़ी बातों को जिसका एक इम्पैक्ट हमारी शायद पूरी ज़िंदगी की जर्नी में हो सकता है, इतने खूबसूरत शब्दों में, इतनी सिंपल
टेक्निक्स से आज सोफ़ी जी ने हमें बताया है, इसको ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, बट इसका जो बेनिफिट है उसका एक लाइव एग्जाम्पल आज हमारे साथ हम देख रहे हैं, जिससे आज हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा बात करी है। इसे करके देखिए, कोई नुकसान नहीं है, सांस तो हम लेते ही हैं, बस अपने आप से जुड़ने की ये जो छोटी सी कोशिश है, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा बदलाव देख सकते हैं, इसे बस करके देखिए। यही आई थिंक सोफ़ी जी का मैसेज है। इनके फाउंडेशन के द्वारा ये जो खूबसूरत काम कर रही हैं, हम ये चाहते हैं कि दूरदर्शन के इस माध्यम से इनका ये मैसेज हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचे, जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है। शी इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। वो 24 घंटे, उन्होंने खुद कहा है कि आप उन्हें कभी भी फ़ोन करिए, वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बस आपकी बातें सुनने के लिए वो पूरा टाइम रेडी है, आपके लिए अवेलेबल है। उनके बेटे को एक बहुत ही छोटी उम्र में खो देने का दुख एक माँ जानती है, इसीलिए वह आपसे जुड़ना चाहती है, आपके इस ग्रीफ में, आपके इस दुख के समय में आपकी साथी बनकर। उनकी इस कोशिश को हम एज दूरदर्शन की टीम सलाम करते हैं। थैंक यू सोफ़ी जी कि आज आप यहाँ पे आई, दूरदर्शन के माध्यम से आज आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे स्टूडियो में आई और ऐसी चीज़ों से हमें जागरूक कराया जो शायद हमें सुना है, बट देखने का, जिसे सुनने का शायद हमें इस इतने क्लोज क्वार्टर्स में पहली बार मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और यू नो, एज अ पर्सन यू आर वेरी ब्यूटिफुल, एज अ सोल यू आर वेरी ब्यूटिफुल। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, वी आर ब्लेस्ड कि आज आप हमारे साथ जुड़ी और हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपको भी शुक्रिया और दूरदर्शन को और सब साथियों को शुक्रिया, और भगवान आपके साथ बने रहें और खुशी रखें और स्वस्थ रखें आपको। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी थी सोफ़ी रॉय चौधरी जी, जो कि एक हीलर हैं, एक ग्रीफ काउंसलर हैं। उनकी फाउंडेशन कॉस्मिक विजडम शेयरिंग फाउंडेशन के माध्यम से, जो उनके बेटे कैप्टन समीर रॉय चौधरी की मेमोरी में उन्होंने स्टार्ट किया है, वो आज उन विडोज़ के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ, उन बच्चों के साथ काम करती हैं जिन्होंने अपने लव्ड वन को वॉर में खोया है, चाहे वो एनी पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के जो जवान हो, उनके जो लव्ड वंस जो वो पीछे छोड़ जाते हैं जब वो वीर गति प्राप्त करते हैं, उनके साथ वो जो खूबसूरत काम कर रही हैं, उनकी इस ज़िंदगी से जो वो जुड़ रही हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में वो ठहराव लाना, ताकि आप अपने आप से, अपनी सोल की आवाज़ से जुड़कर अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर डायरेक्शन दे सके। अपने आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एंगर, ग्रीफ, सुसाइड, उससे आप बाहर निकलें, ताकि पीछे आप ऐसी कोई दुख भरी फैमिली ना छोड़ कर जाएँ आपकी ज़िंदगी, और आप बहुत बहुत प्रेशियस है। हम चाहते हैं कि दूरदर्शन के इस एपिसोड से आप सोफ़ी जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हो रही जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सोफ़ी जी के साथ शेयर करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ये जो शुरुआत है उसे शुरू करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन के इस प्रोग्राम को देखने के लिए, हमसे आज जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं चमेली के नए एपिसोड में अगले हफ्ते। धन्यवाद।